आज चलो कुछ क्वेश्चंस और बढ़ाया जाए ना, देखा जाए कितना बात आप लोग को याद है अभी तक। याद है लास्ट टाइम में हमने क्या क्या बात किया था? एलिवेटर वाली बात किया था। ये बोला था कि एलिवेटर में यदि हम ऊपर जा रहे हैं एक्सीलरेटेड, तो जो वेट एक्सपीरियंस होगा वो mg से ज्यादा वेट एक्सपीरियंस होगा। यदि एलिवेटर से एक्सीलरेटेड नीचे गए और एक्सेलरेशन g से कम है, तब वेट जो एक्सपीरियंस होगा वो mg से कम होगा। तीसरा पॉइंट वहां पर डिस्कस किया गया था कि यदि a g के बराबर हो जाए तो उस समय फ्री फॉलिंग का केस होगा, और a ग्रेटर देन g हो गया तो समझ जाना कि वहां पर ब्लॉक सरफेस छोड़ चुका होगा। इतना पॉइंट हम लोग समझा चुके थे और लगवा चुके थे। चले हम लोग आज क्वेश्चन से ही शुरुआत करना था। लिखेंगे क्वेश्चन सब लोग। एन एलिवेटर moving vertically upward with constant acceleration. A man inside the elevator experience 80 kg weight. A man inside the elevator experienced 80 kg weight. After some time, elevator start to retard. After some time, elevator start to retard with same retardation as it accelerated. As it accelerated. As it accelerated. And the weight experienced by the man is 60 kg weight. Is 60 kg weight. What is the acceleration of elevator? And also find the weight of elevator, true weight, है ना? And also find the true weight of man. A few minutes later. ध्यान देना, यदि कहा कि ये एक्सीलरेटेड ऊपर जा रहा है और इसमें एक ब्लॉक रखा है, और इसमें ये ब्लॉक नहीं मैन है, मान लो मैंने दिया है कि इसमें एक मैन है और इसे अपना वेट 80 केजी वेट एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये किसका वेट दे रहा है? 80 केजी वेट। 80 केजी वेट क्या है? बोलो, यदि कह रहे हैं कि आदमी एलिवेटर के अंदर है, 80 केजी वेट एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये 80 केजी वेट क्या है? किसका वैल्यू है? नॉर्मल रिएक्शन। बोले थे ना, जहां पर आप खड़े होते हैं यदि, तो जो तुम्हारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वही तुम्हारे वेट का एक्सपीरियंस कर रहा है। तुम यहाँ खड़े हो तो जो सरफेस द्वारा नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी से वही तुम्हें तुम्हारे वेट का एक्सपीरियंस करा रहा है। इसका मतलब है ये वैल्यू n का है, 80 केजी वेट है। ध्यान दीजिए, ये केजी वेट है। 1 केजी वेट इक्वल टू, तुम लोग पढ़े भी हो अच्छे से, जी न्यूटन होता है। केजी वेट है तो केजी वेट माने 1 केजी, और वेट जो होता है उसको mg से डिनोट करते हैं, तो g से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये यूनिट ध्यान देंगे, 1 केजी वेट इक्वल टू जी न्यूटन। तो जब यहां पर 80 केजी वेट लिखा तो इसको क्या लिखोगे? 80g लिखोगे। अब ये न्यूटन में आ गया है। अब ये किस में आ गया है? न्यूटन में आ गया, केजी वेट में नहीं हुआ। तो कहीं भी क्वेश्चन में केजी वेट दिया है तो इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। केजी वेट को यदि हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें जी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब सही है क्वेश्चन, n ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और जो लोग एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कहेंगे सीडो फोर्स भी नीचे लग रहा है, और n बराबर mg प्लस ma है। सही है? अब बताओ सब लोग अच्छे से, यहां पर n का एक तो ये हो गया mg प्लस ma, फिर थोड़ी देर के बाद ये वैल्यू तुम्हारा दे रहा है 80g, जो mg प्लस ma है। या तो ऐसे लिख लो, जैसे भी चाहो लिख के करो।
दूसरा बात क्या कहा तुम्हारा कि अब रिटार्ड होने लगा। रिटार्ड होने का मतलब जो एक्सीलरेशन ऊपर है वो एक्सीलरेशन अब किधर हो गया, नीचे। जैसे ही एक्सीलरेशन नीचे हो जाएगा तो अब आप लोग सीडो फोर्स से देख रहे हैं तो समझ जाओ एमए ऊपर लगा देंगे। जो लोग सीडो फोर्स समझ रहे हैं, समझा चुके हैं सीडो फोर्स अच्छे से कि भाई यदि ग्राउंड से देखेंगे तो सीडो फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होगा, लेकिन एलिवेटर में बैठेंगे तो सीडो फोर्स दिखेगा क्योंकि एलिवेटर कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठेंगे तो सीडो फोर्स दिखेगा। और इस पर यदि एक्सीलरेशन नीचे आ गया तो सीडो फोर्स ऊपर हो गया और इस समय n प्लस इसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स से बैलेंस, तो n प्लस ma इक्वल टू mg किया तो n बराबर क्या आ गया बेटा, mg माइनस ma। ये हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो ऑटोमेटिक है जो दूसरा वेट बोल रहा है 60g, वो किसका वैल्यू बोल रहा है, mg माइनस ma। अब तो कोई धर्म था नहीं, क्वेश्चन करना क्या था, इसको ऐड करना था, ma कैंसिल हो गया और ये देखा जाए तो 140g आया बेटा mg। मतलब यदि m बोलेंगे, सॉरी 2mg, इसका मतलब mg जब बोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 70g। तो कर सकते हैं या तो आप कहिए कि भाई मास जो है वो 70 केजी है, 70 केजी है मास 70 केजी। लेकिन यदि हम बात करते हैं वेट का तो हम कह सकते हैं भाई 70 केजी वेट। यदि केजी वेट में ही आंसर देना चाहते हैं तो जी हटा दीजिए तो केजी वेट हो जाएगा, और यदि न्यूटन में देना चाहते हैं तो 70 जी न्यूटन या जी बराबर 10 हम लोग लेते हैं तो 700 न्यूटन। यदि क्वेश्चन में जी नहीं दिया है तो हम लोग क्या रखेंगे 9.8। लेकिन हम लोग अपने क्वेश्चन में जी हर जगह 10 लेके चले हैं, वो अलग है, तब लोग रखेंगे तो 700 न्यूटन का देंगे। तो या तो 700 न्यूटन बोलिए या 70 केजी वेट बोलिए, ये सही है। अब एक्सीलरेशन बोला है, अब तो निकाल लोगे एक्सीलरेशन क्योंकि तुम्हें m का वैल्यू कितना पता चल गया, m का वैल्यू 70 है। तो यहाँ पर रख दो भाई 80g इक्वल टू 70g प्लस 70a, साफ साफ उधर जाएगा, कर लोगे ना सब लोग, उधर जाएगा तो 70a इक्वल टू हो जाएगा 10g। क्या बेटा 10g ना, आवाज नहीं है तुम लोग का। और ये a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया g बाई 7। कोई गलती नहीं ना है, कहीं देख लो, सही है ना बेटा। अरे भाई m की जगह क्या रख दिया 70g प्लस 70a, इसमें रख दिया। अब 80g में से 70g गया तो कितना हो गया 10g हो गया। 70a इक्वल टू 10g तो ऑटोमेटिक है 7a इक्वल टू g, तो a इक्वल टू g बाई 7 आया था। क्या गड़बड़ी हुआ समझ में आया? जो लोगों ने 7 kg बोला हम उनको क्यों थोड़ी देर रुक के 2 बार 3 बार टोक रहे थे? उसका कारण था हम लोगों ने केजी वेट पर ध्यान नहीं दिया, वो गलती कंसेप्ट में नहीं यूनिट में की। तो जहां केजी वेट देगा वहां तुरंत समझ जाओ जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यूटन। हो सकता है कहीं क्वेश्चन में फोर्स केजी वेट में लिखे तो उसमें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन में आ जाएगा। हाँ, यदि वैल्यू में क्वेश्चन लगाना होगा तो जी का वैल्यू नहीं दिया है तो 9.8, पर यदि दे रखा है तो हम लोग जनरली हम लोग अपने क्वेश्चन में जी 10 लेके चलते तो हम लोग 10 करेंगे क्वेश्चन जो क्लास में है। लेकिन स्कूल में अरे आप यदि पेपर दे रहे हैं तो जी का वैल्यू नहीं दिया तो 9.8 रखेंगे। क्या आया कि नहीं यहां तक बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, a block is placed inside the elevator and elevator start from rest with constant acceleration 12 meter per second square vertically downward. An elevator start from rest with constant acceleration 12 meter per second square vertically downward. हो गया? Find the displacement of block. Find the displacement of block in 0.2 second. In 0.2 second, assuming
ceiling of elevator is open, assuming ceiling माने छत है ना इसका, ceiling of elevator is open. अब लगाओ. A few minutes later. चलो तुम मुझसे बात कर रहे हैं, तुम ही लोग से आंसर निकलवाएंगे. एक बात बताओ, एक ब्लॉक इसमें रखा है और एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन g है. ध्यान दीजिएगा, ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, जबकि g का वैल्यू 9.8 या हम लोग अपने क्वेश्चन में 10 लेते हैं, तो 10 से ज्यादा है, यही मैं बोल रहा हूं बस. अब एक्सेलरेशन यदि g से ज्यादा है तो बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा? हाँ, क्या होगा बताए सबको? क्यों जी होगा भाई? क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉर्मल जीरो हो जाएगा, मतलब ब्लॉक सरफेस छोड़ दिया होगा. नॉर्मल बल्कि निगेटिव में आ जाएगा, लोग रख के करेंगे तो मतलब इस केस में ब्लॉक सरफेस छोड़ दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं एलिवेटर पर रखा हुआ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट देखें तो एलिवेटर का सरफेस जी से तेज नीचे जा रहा है, तो ऑटोमेटिक 12 से जा रहा है और ये बेचारा जी से नीचे तेज जा ही नहीं सकता, इसलिए कांटेक्ट नहीं होगा. कांटेक्ट होने के लिए शर्त था ये दो बॉडी चल रहे हैं, तो आगे जो चल रहा है उसका एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आगे जो चल रहा है उसका फ्री एस बनाए हम लोग. फ्री मतलब न माने धक्का होगा, और जो केवल फोर्स उस पर्टिकुलर बॉडी पर लग रहा है बस उसी को कंसीडर करें और देखें तो कहेंगे कि आगे वाले का एक्सेलरेशन कम और पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तभी वो धक्का देंगे. तो हम लोग कहते हैं कि क्यों कांटेक्ट में है? इसलिए कांटेक्ट में है क्योंकि भाई हर बॉडी ये वाला ब्लॉक जी से नीचे जाना चाहता है. यदि हम छोड़ दे फ्री तो जी से नीचे जाएगा, ये जी से नीचे जाना चाह रहा है. नीचे वाला फ्लोर यदि जी के कम एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक नीचे कम से जा रहा था और ये तेज जाना चाहता है, तो यहाँ कांटेक्ट बना हुआ है, ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, ऐसे रिएक्शन फोर्स लग रहा है. लेकिन जैसे ही तुम्हें लग गया कि नीचे वाला फ्लोर जी से तेज नीचे जा रहा है, जी से तेज नीचे जा रहा है, और ये तो जी से जा सकता है, तो ऑटोमेटिक ये तेज नीचे जाएगा और ये जी से नीचे जाएगा, तो ऑटोमेटिक सरफेस क्या हो जाएगा? छूट जाएगा. ये कौन बोला था? ग्राउंड वाला. जिसको एलिवेटर में बैठा दोगे तो मजा आ जाएगा. एलिवेटर वाला जैसे ही बैठे नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसको क्या दिखाई देगा? सीडो फोर्स. सीडो फोर्स देखिएगा तो ma किधर हो जाएगा? ऊपर. mg किधर जाएगा? नीचे. देखो ना ma का वैल्यू mg से ज्यादा है. अब एलिवेटर वाला आदमी क्या बोलेगा? ये ब्लॉक सरफेस छोड़ चुका है और ये छोड़ के ऊपर आ गया. किसके रिस्पेक्ट में ऊपर आ गया? एलिवेटर. लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है बेटा? नीचे ही जा रहा है, लेकिन किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है? जी से. अब याद आया? तो तुम्हें ध्यान कहां देना था? यहां देना था. और ये नीचे जा रहा है, ये भी देखना था, एक्सेलरेशन नीचे. और 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब कि ब्लॉक सरफेस छोड़ चुका है, ये भी यहां पर क्लियर हो गया. और जैसे ही सरफेस छोड़ दिया तो तुम्हें ये पता लगना चाहिए, जब पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ 0.2 सेकंड में, रेस से स्टार्ट किया है तो u तो 0 हो चुका है. सर हाफ 80 स्क्वायर में a क्या लिया जाए? तो हम कहेंगे इसके लिए ये देखना होगा यस किसके रिस्पेक्ट में निकालना है. यस किसके रिस्पेक्ट निकल कहा जाए? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक क्वेश्चन में बोला है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में माना जाता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कि एलिवेटर के रिस्पेक्ट में? हाँ, किसके रिस्पेक्ट में? यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यस माना जाता है तो यहाँ एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. एक्सेलरेशन क्या है इसका? वो चाहे आप 12 से गिराते, चाहे 11 से गिराते, चाहे 15 से गिराते, बस जी से ज्यादा हुआ, ब्लॉक का सरफेस से नाता खत्म और ब्लॉक नीचे की तरफ कितने से जा रहा है? जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है. थ्योरी समझा चुके हैं, अच्छे से समझा चुके हैं, पूरा एक लेक्चर समझाए हैं सब कुछ. अब समय आया कि सबका हम यूज करें. तो हाफ जी का वैल्यू 10 हो गया, टी स्क्वायर मतलब 0.04. अब बताओ इसको सॉल्व करते तो 0.02 आएगा और ये 0.2 मीटर. ये भी है स्टूडेंट, सही भी है. मतलब अटेंटिव रहना है, जितना चीज बताया गया उसको ध्यान रखना, तुरंत अप्लाई करना है. दिमाग में केवल पढ़े नहीं रहना चाहिए, सड़ रहा है बेचारा. तो सीधा सीधा बात कि जैसे एक्सेलरेशन जी से ज्यादा से नीचे आ रहा है, यदि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और जी से ज्यादा है तो ब्लॉक सरफेस छोड़ दिया.
ब्लॉक जैसे ही सरफेस छोड़ दिया तो उसका एक्सलेशन g है टर्म। हाँ यही क्वेश्चन बोल देता, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। जैसे ही बोलता विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर तो उस समय भाई ma ऊपर हो जाता और mg किधर हो जाता है बेटा, नीचे। अब तो समझ में आ गया, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बोला तो डायग्राम किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, एलिवेटर के रिस्पेक्ट। एलिवेटर कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठ के डायग्राम बनाते हैं तो सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सीडो फोर्स किधर लगेगा, जिधर ऑब्जर्वर फ्रेम का एक्सीलरेशन है उसके डायरेक्शन के अपोजिट। ऑब्जर्वर फ्रेम का एक्सीलरेशन किधर है, नीचे है, तो सीडो फोर्स ऊपर। बोलो एक एक चीज लॉजिकली है कि नहीं है, तो क्यों नहीं किए, कुछ ही बच्चे किए, 2-4 बच्चे। अब देखो यहां पर ma माइनस mg इक्वल टू m इंटू a डैश। सही बात है कि ये जो a डैश है दिस इज द एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ये भी तो पूछ सकता है ना कि एलिवेटर के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन बताओ, केवल एक्सीलरेशन बोलता है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट। एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बोला है तो बड़े अच्छे से a का वैल्यू 12, g का वैल्यू 10, a डैश कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब एलिवेटर रिस्पेक्ट पर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो s बराबर हाफ इनटू 2 इनटू t स्क्वायर 0.04। निसंदेह उस समय हम चिल्ला के बोलते हैं 0.04 मीटर। लेकिन अब ये किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ये था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो जो बच्चे 0.04 निकालेंगे समझ गए होंगे क्या गलती कर दी है, वो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर निकाल दिए, जबकि उनको निकालना था उस समय केवल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक पूछे तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया जाता है। हो गया, चलिए अब कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन। यह एंगल 37 डिग्री है, ये पूरा वेज है। क्या है बेटा, वेज है। इस पर रख दिया है एक ब्लॉक जिसका मास कितना दे दें, 2 kg। एकदम हम इस समय अटैक आपके कंसेप्ट पर कर रहे हैं, जो हम सिखाए थे, जो बोले थे वहीं पर अटैक कर रहे हैं। हमने क्या क्या चीज शुरुआत किया है, हमने सबसे पहले बताया था भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, जिसमें एक्शन और रिएक्शन लॉ कायदे समझाए थे, उसका मतलब, उसका थ्योरी सब बोला। फिर उसके बाद इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, फिर सीडो फोर्स समझाए थे, कब अप्लाई करते हैं, कहां नहीं करते, क्या होता है। फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन भी थोड़ा अप्लाई किया गया था, सीडो फोर्स। फिर हम लोग आ गए थे एलिवेटर के अंदर। एलिवेटर के अंदर सब बात, कहां वेट कम होगा, कब वेट ज्यादा होगा, थ्योरी कर चुके हैं। फिर याद है ना कब कांटेक्ट फोर्स लगता है, इस पर भी हम लोग क्वेश्चन लगाए। अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो दे रहे हैं, एक वेज है, याद है ये भी काम कर चुके हैं। यदि वेज रुका रहेगा, स्मूथ सरफेस होगा तो भाई क्या होगा, एक्सीलरेशन g sin थीटा। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना निकाले थे, mg cos थीटा, याद है। अब चलो बातें कर रहे हैं, ये रुका नहीं है, अब ये चलने वाला है, ये सरफेस स्मूथ है। क्वेश्चन लिखना, और ये एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। क्वेश्चन लिखेंगे, इन गिवन फिगर वेज मूविंग हॉरिजॉन्टली, वेज समझ किसको करें बेटा, इसको वेज बोलना है। वेज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड फर्स्ट the force exerted by the wedge on the block, the force exerted by the wedge on the block, वेज द्वारा ब्लॉक पर कितना फोर्स दिया जा रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to weight, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to weight। और सबसे लास्ट है find the acceleration of block। अच्छा कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में है, find the acceleration of block, या यहां पूरा ही लिख लो with respect to ground, ना बोले तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है। find the acceleration of block with respect to ground। A few minutes later. यहां तक लौटाओ। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसा समझ जाओ, तुम्हें दिख रहा था कि सर एक्चुअल कहानी क्या है। यदि ये रुका रहता तो ये इधर जाता निश्चित तौर से,
लेकिन इस समय क्या हो रहा है, ये आगे भी जा रहा है और साथ में नीचे भी आ रहा है। यदि ग्राउंड वाला देखे था, ठीक है, यदि हम वेज पर बैठ जाए, किस पर बैठ जाए, तब ये क्लियर है कि सर वेज पर बैठने पर यह ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में इधर जाएगा। एकदम क्लियर है, क्योंकि वेज पर बैठे हैं तो वेज के साथ साथ चलेंगे, और वेज के साथ साथ चलेंगे तो हमें ब्लॉक का एक्सप्रेशन वेज के अलोंग दिखाई देगा, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग दिखाई देगा। लेकिन यदि हम ये कह दें कि ग्राउंड से देखेंगे तो क्या दिखेगा, तो ग्राउंड से तो अभी ये ब्लॉक यहां पे जा रहा है, थोड़ी देर बाद एक्सलेशन आ गया तो ये यहां आ जाएगा, और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये ब्लॉक बेचारा और आगे आ गया और ये ब्लॉक यहां आ जाएगा। क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको कुछ और दिखाई दे रहा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट को दिखाई दे रहा है आगे भी जा रहा है और प्लेन के अलोंग भी जा रहा है। यदि पूछा जाए इस समय एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, तो सर बता नहीं सकते, कुछ ऐसा होगा। तो ये ऐसा होगा कि हॉरिजॉन्टल भी होगा और प्लेन के अलोंग भी होगा, तो कहीं बीच से जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब इस क्वेश्चन में एक बात तो क्लियर हो गया कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन क्या है ये हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ एक बात कंफर्म है कि वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन इधर है। ऐसे क्वेश्चन में जब लगे कि जो चीज ऑब्जेक्ट जहां रखा वो भी चल रहा है, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, तो ऐसे में सबसे बेहतर होता है उसी फ्रेम में बैठ जाओ जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि उसमें बैठने से एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन क्लियर दिखाई देगा। और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन यदि क्लियर दिखाई देगा तो फोर्स तोड़ने में हमको क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। और फोर्स तोड़ के जिधर एक्सेलेरेशन है उधर नेट बताए थे एक ट्रिक कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F बराबर है में F क्या है, नेट फोर्स, और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है। उल्टा भी कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स। इसीलिए हम लोग को यदि एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन पता चल जाए तो हम जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स तोड़ेंगे और उसके नॉर्मल तोड़ेंगे, नॉर्मल वाला बैलेंस हो जाए, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन मालूम चल रहा है उधर नेट फोर्स बराबर ma करते। यही ट्रिक हम लोग अपनाते हैं, ऐसे फोर्स तोड़ते हैं, यही नेट कंसेप्ट अपनाते हैं। ये कैसे तोड़े सर, जिधर मन कर रहा है उधर तोड़ दे क्या? हमके नहीं भाई, यदि आसानी से करना चाहते हो तो तुम्हें यह देखना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन पता है। जिसके रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन पता है तुम उसके रिस्पेक्ट में डायग्राम बनाओ और फोर्सेस को जिधर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन उसके अलोंग और उसके नॉर्मल तोड़ो। नॉर्मल वाला फोर्स बैलेंस कर देना होगा, क्यों? क्योंकि भाई नेट फोर्स किधर आएगा, नेट फोर्स उधर आएगा जिधर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर फोर्स बैलेंस है, तभी तो उससे अलोंग आ रहा है। हाँ है ना, ये सब समझा चुके हैं, बस अब धीरे धीरे उसको अप्लाई करना शुरू कर दिए। तो अब सीधा सीधा बात है कि एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन हमको पता चल जाए तो हम फोर्सेस को एक्सेलेरेशन के अलोंग और एक्सेलेरेशन के नॉर्मल तोड़े। और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में हमको पता है, वेज के रिस्पेक्ट में कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? तो समझ में आया? अब हम लोग डायग्राम किसके रिस्पेक्ट में बनाने जा रहे हैं बेटा? आवाज नहीं है, क्यों वेज के रिस्पेक्ट में बनाना पसंद किए हैं? क्योंकि एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन जो डिसाइड है वो किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट। क्यों नहीं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? क्योंकि सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, प्लेन के अलोंग भी जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन बीच में से कहीं जाएगा, फिक्स नहीं कि कौन सा है। लेकिन ये अच्छा कभी-कभी ऐसा भी दे देता कि इधर डायरेक्शन होगा, चार फिगर बना देगा, तो समझ आना, यदि वेज के रिस्पेक्ट में वेज के अलोंग, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना वेज के अलोंग ना हॉरिजॉन्टल, बल्कि उसके कहीं बीच में। और थोड़ी देर बाद सब दिखा रहे हैं। और चलो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा फिगर को बड़ा कर देना बेटा, तुम लोगों को दिखाई दे दूर तक ऊपर तक। ये बेचारा ब्लॉक है, कितने मास का है बेटा? 2 kg। आइए अब फोर्स लगाते हैं, फोर्स का कलर भी चेंज करो। अब चलो बात करो कौन कौन सा फोर्स इस पर लगा, किसके रिस्पेक्ट में डायग्राम बना रहे हैं? पहले वेज कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो क्या क्या फोर्स लगाएंगे? रियल फोर्स जो काम कर रहा हो तो लगाएंगे ही लगाएंगे। रियल फोर्स माने हम इनर्शियल फोर्स भी कहते हैं, बुक वाले इसको इनर्शियल फोर्सेस। और उसके अलावा कौन सा फोर्स लगेगा? सीडो फोर्स लगा के तब हम लोग आगे बात करते हैं कौन कौन रियल फोर्स है। सर एक तो mg है, एकदम सही 20 जी, हम लोग 10 ले रहे हैं जी, हम लोग 10 ले रहे हैं। दूसरा कौन सा फोर्स है बेटा? नॉर्मल। क्या यही 2 रियल फोर्स है कि नहीं? रियल फोर्स तो सर 2 ही हैं।
हाँ या ना? अब किसके रिस्पेक्ट बना रहे हैं? वेज के रिस्पेक्ट में। तो कौन सा एक और फोर्स बनेगा? जोर नहीं, आवाज जोर से नहीं है। हाँ, सीडो फोर्स। सीडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होने वाला है? किसके रिस्पेक्ट में डायग्राम बना रहे हैं? वेज के रिस्पेक्ट में। तो सीडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होने वाला है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। क्यों लेफ्टवर्ड? क्योंकि इस फ्रेम का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, जिस पर बैठ रहे वेज में। तो इधर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सीडो फोर्स इधर बनेगा। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? जल्दी बताओ सीडो फोर्स का वैल्यू क्या होने वाला है? कितना होगा? केवल 10 बोला करो। डायरेक्शन बना दी तो माइनस माइनस क्या होता है? ये सब माइनस माइनस का नाम तब लोगे वेक्टर क्वांटिटी जब स्ट्रेट लाइन चल रहा था। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम लोग प्लस और माइनस से डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन यहां पर देख रहे होगे 2D मोशन हो जा रहा है। तो बेहतर है कि यहां पर हम लोग डायरेक्शन बोले और वैल्यू बोले ना बेटा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक? अब आओ, क्या इधर हमारे स्टूडेंट कितना बना दिए? जल्दी बताएं। 10 बनाए हैं कि नहीं? अब फोर्सेस को तोड़ना शुरू करो। बताओ फोर्सेस को किधर किधर तोड़ सकते हैं? क्या फोर्सेस को अलोंग द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन तोड़ सकते हैं कि नहीं बेटा? फोर्सेस को अलोंग द प्लेन और नॉर्मल। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर पता है। हमको दिख रहा है कि ये वाला एंगल 37 डिग्री है। चलो अब येलो कलर से तोड़ते हैं। ये बताओ, ये 37 तो ये 53 और ये वाला 37। ये तो आदत पड़ जाना चाहिए। इधर क्या आएगा? 20 का 20 cos 37। 20 into 0.8 कितना है? जल्दी से बताओ। अच्छा, इधर कितना आएगा? जल्दी से बताओ। 12 आया। 20 sin 37 sin 37। ये 37 होगा, ध्यान दे देना, है ना? 20 sin 37 sin 37.6 तो 12 आ गया। क्या यहां तक सही है? अब बताओ, क्या 10 वाले को तोड़ेंगे क्या बेटा? 10 के लिए ये एंगल 37 तो ये वाला एंगल 37। अरे करस्पॉन्डिंग एंगल कहने बताते हैं भाई। हिंदी वाले संगत कौन है? चले अब फिर कंपोनेंट क्या तोड़ेंगे? प्लेन के अलोंग और प्लेन। क्यों अलोंग और नॉर्मल तोड़ने समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर होता है, उधर तोड़ते हैं और उसके नॉर्मल। चले अब बताओ 10 का इधर कंप्लीट क्या आएगा? 10 cos 37.8 और इधर होगा 10 sin 37 6। अरे यन का वैल्यू तो तुरंत आ गया। इधर का फोर्स बैलेंस करेंगे तो यन बराबर कितना आ गया? 22। कुछ करना ही नहीं था, आंसर तो n22। अच्छा एक बात बताओ, इस सरफेस द्वारा इस ब्लॉक को दिया हुआ फोर्स कौन सा है? नॉर्मल है ना? यदि बोला हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, तो वेज द्वारा स्मूथ सरफेस है, यदि स्मूथ सरफेस है तो वेज द्वारा ब्लॉक को दिया गया फोर्स कौन सा है? n, और n का वैल्यू कितना है? 22। बताओ कितना देर लगा? बहुत समझाएं तब भी तुम लोग से कम ही समझ नहीं। अब बताओ एक्सीलरेशन निकालना है। क्या इधर 8 और इधर 12 है ना बेटा? अब बताओ 12 माइनस 8 कितना हो गया? 4। अब तो निकल जाएगा नेट फोर्स। 4 बराबर कितना हो गया? 2a। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ कितनी जल्दी हो रहा है? इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर की तरफ? नीचे की तरफ, मतलब अलोंग द प्लेन। आया कि नहीं भाई? अब तुम्हें किसका किसका एक्सीलरेशन पता चल गया? इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज कितना पता चल गया? 2 इधर की तरफ, और वेज किधर जा रहा है? इधर की तरफ 5। क्या 2 और 5 को वेक्टोरली जोड़ दे तो ओरिजिनल एक्सीलरेशन निकल आएगा कि नहीं भाई? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे भी देख लो, या वेक्टर से देखना चाहो तो देख लो। सर ब्लॉक का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज पता है, जो होता है AB माइनस AW। हमें निकालना क्या है? ब्लॉक का एक्सीलरेशन। जो ब्लॉक का एक्सीलरेशन लिखा मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बोलो ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। ABW में तुम्हें क्या वेक्टोरली जोड़ना पड़ेगा? AW। ब्लॉक का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज में वेज का एक्सीलरेशन वेक्टोरली जोड़ दो, तुम्हारा ब्लॉक का एक्सीलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। वेक्टोरली जोड़ना पड़ेगा भाई। अब बताएं हमारे स्टूडेंट,
क्या इधर 2 है और इधर 5 है ना बेटा, और ये वाला एंगल कितना है 37, तो क्या ये भी 37 होगा? क्या 5 को हम लोग तोड़ पाएंगे क्या? 5 cos 37 cos 37.8, 5 into 0.8 4 हो गया, इधर 5 sin 37 sin 37.6 कितना हो गया 3, इधर 3 और इधर गए हो 6, अरे ये 4 था 2 भी तो है इधर, दोनों जोड़ेंगे ना, 4 2 कितना हो गया 6, इसका मतलब ये हो गया सर अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 को अब बाहर करो अंडर रूट, यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर माने 4 और ये 1, आंसर कितना है 3√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या केवल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कहा तो जो वेज के रिस्पेक्ट में आया। क्या लास्ट वाला पॉइंट फिर से समझा दे क्या? लास्ट वाला एकदम अलग से, कौन सा एक्सेलरेशन निकालना हमको? ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम्हें कौन कौन सा एक्सेलरेशन पता चल गया? 2 इधर है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज पता है 2, और वेज का एक्सेलरेशन 5 पता है बेटा। क्या इन दोनों को वेक्टोरली जोड़ सकते हो कि नहीं? वेक्टोरली जोड़ने के लिए या तो हम एक मेथड ये अपना लेंगे एंगल 37, तो ये 37 एक तरीका है कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से कर लो तो भी आ जाएगा। तो दो वेक्टर पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो क्या सम निकल जाएगा कि नहीं भाई? मत तोड़ो कंपोनेंट, चलो लो इसी से लो 4 प्लस 25 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into 2 into 5 into cos 37 37.8। अभी बताओ कितना है? √29 है तुम लोग का सहमा। ये बताओ कितना हो जाएगा? ऐसे कर दो 5 2 10 हो गया, बोलो 16 लिख देना। हाँ बोलने में इतना धीमा क्यों? अच्छा इसको जोड़ने आता है तुम लोग को? क्या आएगा बोले जल्दी से? अंडर रूट 45 क्या बेटा? अंडर रूट 45 को क्या लिख सकते हैं? ये भी कर सकते हैं है ना। ए और बी पता है, उनके बीच का एंगल पता है, वेक्टोरली जोड़ना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उससे भी कर सकते हैं। या तुम ऐसे कर लो कि सर नहीं हम कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो दिख रहा है 5 को तोड़ना थोड़ा आसान होता है, 37 और 53 डिग्री रहता है, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में तोड़ते हैं कंपोनेंट, तब फायदा होता है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन तोड़ दिए। अब ये तोड़ेंगे तो 5 का इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो 5 cos 37 कितना हो गया 0.8, 5 into 0.8 करेंगे तो 4 हो गया, इधर कितना आ गया 3, सर इधर 3 इधर 6 है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर दो। अब क्या 3 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 4 होगा। क्या आंसर 3√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कि नहीं? नहीं आया। अब ये भी नहीं कहेगा सर आप 3 को 5 को क्यों तोड़ रहे, 2 को क्यों नहीं तोड़ रहे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हम कहेंगे तोड़ सकते हो, उससे भी वही आएगा, बस लेकिन 2 तोड़ोगे तो डेसिमल में हो जाएगा, तो सॉल्व करते समय कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। कौन मेथड ज्यादा अच्छा लगा तुम लोग को? वही करना है, कंपोनेंट तोड़ के कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो ये तो क्या है ना, बुद्धि नहीं लगाना है, लगा देना है। और इसमें थोड़ा ध्यान देके कंपोनेंट तोड़ के x और y सॉल्व कर लिए। अभी तुम्हारे हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं, हमने दोनों मेथड दे दिए। चलिए आगे बढ़े। अभी एक आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, अभी लायक नहीं भी हो। ये एंगल 53 डिग्री, रेडी? इस ब्लॉक का मास 4 kg और इसका एक्सेलरेशन इधर है, इधर दे रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही तीनों चीज पूछ रहे हैं। हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेट। तीसरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ओनली ब्लॉक, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीनों जल्दी निकालें, बी फास्ट। अब पढ़ाई पर चलो, रेडी? सबने कंपोनेंट तोड़ा है सही सही? बोलो इसमें 40 नीचे बनाया है, कंपोनेंट तोड़ने में दिक्कत आ रहा है क्या? केवल mg पहले तोड़ो, mg sin थीटा, mg ये तो रख सकते हो ना। अरे गधे दास करमचंद,
ये एंगल थीटा है, ये यम है, क्या ये mg होगा कि नहीं? अब बताओ, इसको इधर इधर तोड़ेंगे ना, प्लेन के अलोंग प्लेन के नॉर्मल ना, क्या ई थीटा है तो ये वाला एंगल को बोलने में दिक्कत, अरे गधे दास करमचंद गांधी लोग, ये 90 है ना, ये थीटा तो ये वाला 90 माइनस थीटा नहीं आएगा, तीनों का सम 180 होता है, ये 90 हट गया तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? यस सर। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल क्या mg का इधर कंपोनेंट mg और इधर mg sin थीटा, ये दो तो आंख बंद करके कर सकते हो ना, यदि ये थीटा एंगल है तो इतना डर क्या रहे हो कि कंपोनेंट तोड़े तोड़े तोड़े, ऐसे लग रहा है कि डर लगा हुआ है। क्या mg का कंपोनेंट टूटेगा कि नहीं? यहाँ तोड़ रहे हैं हम लोग, रुको कलर बदलो नहीं तो सब मिला देंगे। 40 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा जल्दी बताओ, आवाजें नहीं है। 40 sin 53, sin 53 0.8, 40 into 0.8 32। अभी एक तरीका और बोले, एक और तरीका बोले जल्दी करने के लिए, पहले ये कर लो, पहले एक नियम कर लो, शॉर्टकट में क्या नियम भूल जाता है। 40 क्या हो जाएगा, cos 53 0.6, क्या ये 24 आया है कि नहीं? सही है किसी का? अब चलो ग्रीन पर आ जाओ। सीडो फोर्स किधर लगेगा? हाँ, एक और फोर्स है, नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स है ना, नॉर्मल को तो इसी से बना दो। और चलो जल्दी से, अब कौन सा फोर्स बचा? सीडो फोर्स। किधर लगेगा सीडो फोर्स? इधर ना, इधर लगेगा। समझ रहे हो इतना बात? चलो इतना तो रटवा चुके हैं, तो इसको बनाते काहे कायदे से। और ये कितना हो गया? 4 into 5 कितना हो गया? 20। बोलो हाँ, आ रहा है कि नहीं? अब बताओ 20, ये एंगल 53 है ना, क्यों 53? ये 53 तो ये भी तो 53 आएगा। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। अरे दो लाइन को कोई ऐसे काटता है तो क्या ये सीरियस? कौन वाला एंगल बराबर हो जाता है? ये वाला और ये वाला बराबर होगा कि नहीं? तो बोलो ये वाला बराबर हो गया। अल्टरनेट एंगल कहते हैं हिंदी वाले, एकांतर कोण कहते थे। आ जाओ, अब बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? 53। अब कंपोनेंट तोड़ना है प्लेन के अलोंग और प्लेन के ना। यदि ये वाला एंगल 53 है तो इधर 20 cos 53 आएगा कि नहीं? cos 53 0.6, 20 into 0.6 12 आया था 12। और इधर तोड़ेंगे तो 20 sin 53 कितना गया? 16। अब बोलो इधर वाला बैलेंस होना चाहिए तभी तो इधर एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि एक्सटेंशन का डायरेक्शन वेज के रिस्पेक्ट में इधर है, इसीलिए इधर तोड़े हैं। तो अब बताओ n plus 16 equal to 24 है कि नहीं? क्या n का वैल्यू 8 न्यूटन आया कि नहीं? कितने लोग का n का वैल्यू 8 न्यूटन आ गया था? अब हाथ उठा दिए, ज्यादा हो गया यहाँ था। अब क्या एक्सलेशन सब लोग वेज के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो? कैसे एक्सलेशन वेज के रिस्पेक्ट? 32 इधर, 32 इधर, 12 भी, तो 32 12 क्या 44 इक्वल टू 4a हुआ कि नहीं भाई? तो a बराबर कितना आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 11 आ रहा है बेटा? ठीक है, आया था ये सबका। एक चीज बताएं, बल्कि हम देखते हैं कुछ बच्चे बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं प्रैक्टिस करते करते बहुत ज्यादा, तो इसको मालूम है कैसे मार देते हैं? बिना तुम लोग से कम मेहनत की। और कैसे बता रहे हैं? जैसे ये है तो ये लोग क्या करते हैं ना कि g का कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, g sin 37। ठीक है, धरा गया g sin 37, वो है mg sin थीटा ही, समझ रहे हो ना? और सीडो फोर्स में जो a आ रहा है वो a तुमने इधर बनाया था, सीडो फोर्स इधर आ जाएगा। तो लोग ने a इधर ले लिया सीडो फोर्स वाला, यम तो कट ही जाता है, क्यों नहीं कर रहे? कौन दो बार मल्टीप्लाई करके फिर कंपोनेंट तोड़े? क्योंकि यम तो कटे जाएगा, यम तो वो क्या किए, इधर की तरफ 5 लिख दिए। और ये एंगल कितना बेटा? 53, तो ये भी एंगल 53, तो इधर कर दिए g sin 37, sin 37.6 होता है।
तो ये बोले इधर 6 साइन 37 है, 53 है, सॉरी ये एंगल 37 नहीं 53 है ना। तो जी साइन 53 पहले किए और साइन 53 तुम्हारा हो गया कितना बोलो 0.8। तो 10 into 0.8 कितना हो गया 8। क्या इधर 8 आया कि नहीं? और इसका भी इधर कंप्लीट करो तो 5 cos 53 0.6 5 into 0.6 क्या हो गया 3। तो इधर कर दिए 3, ये क्या आ गया 8 plus 3 ना समझे। अरे भाई mg sin थीटा इधर आ गया और ma cos थीटा इधर आ गया। तो mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा इक्वल टू ma डैश m कट गया तो क्या आएगा g sin थीटा प्लस a, क्योंकि m तो कट में करेगा इस दिशा में, तो बिना मल्टीप्लाई किए भी काम कर लेते हैं जल्दी करना है। तो जान रहे हैं कि m कटेगा, प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग। ये प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको नियम आ गया उसके बाद स्पीड बढ़ाना है। तो जो एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक विद n निकालना होगा तो ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन यदि n नहीं निकालना आपको केवल एक्सप्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वे, तो क्या करो g का कंपोनेंट और सीधो फोर्स वाला a बनाओ, a का कंपोनेंट तोड़ के अराउंड द प्लेन जोड़ दो, निकलो। कुछ भी बुद्धि चला। अच्छा, अब हमारे स्टूडेंट को नहीं आया था एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज। अच्छा बताओ, अरे ये एक्सप्रेशन कितना आया 11। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट निकालना है तो इस 11 में वेज का एक्सप्रेशन जोड़ दीजिए। क्या वेज का एक्सप्रेशन इधर 5 है कि नहीं बेटा? है ना। अब बताओ क्या मान, तो ये वाला एंगल यदि 53 तो ये वाला एंगल भी, आवाज नहीं आया। अब बताइए 5 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, जल्दी बोलो क्या आएगा 5 cos 53 5 cos 53 0.8, ये कितना हो जाएगा 4। क्या इधर निकालेंगे तो 5 sin 53 आया बेटा? अच्छा ठीक। 5 का इधर cos 53 करेंगे, cos 53 0.6 होता है, कंफर्म है ना? 0.6 का मतलब 3 आ जाएगा बेटा और इधर आ जाएगा 4। अब बताओ 11 इधर 3 इधर, तो इधर बचा कितना 8 और इधर कितना बचा 4। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या ये 4 रूट 5 आया कि नहीं? थोड़ा देर और है ना, एक क्वेश्चन और सिखा लेते हैं। ये एंगल 53 दे रहे हैं, ठीक है। यहां एक ब्लॉक बेचारे को दे रहे हैं, इस बार ब्लॉक तुम लोग का इसी बार कितना था 5 kg, अब 5 ले लो। अब ये एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तुम लोग को मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है। यहाँ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या अब हमारे स्टूडेंट तुरंत सब एक्सेलरेशन बताएंगे? कौन एक्सेलरेशन बताना है? बी फास्ट। एक्सेलरेशन पहले नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, फिर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेट, फिर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीनों जल्दी निकालें। A few minutes later. अब आओ जल्दी से, नीचे की तरफ कितना है जल्दी से बताओ, बोलो 50 बनाए थे क्या? इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया और एक बना सीडो फोर्स इधर बनेगा, वो भी 50 ही है। अब चलो कंपोनेंट शुरू करें। क्या इस 50 का कंपोनेंट तोड़े इधर, कितना है 50 sin 53.8, क्या ये 40 आया है? क्या इधर तोड़े हैं तो ये 30 आया है? अब सीडो फोर्स का कंपोनेंट तोड़ा जाए, क्या ये 53 तो ये भी 53 होगा? क्या 50 का इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे सब लोग? जानते हो जिधर से एंगल पता उधर कौन सा कंपोनेंट होता है? cos। मतलब ये 50 है और ये एंगल 53, इधर होगा 50 cos 53। cos 53 का वैल्यू 0.6, तो 50 into 0.6 30 ये हो, और इधर 40। अब यंग का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 70 न्यूटन आया है। अब बताओ 40 इधर है 30 इधर है, तो नेट कितना है 10।
अब बताओ tan इक्वल टू क्या 5a आया कि नहीं? क्या a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ है कि नहीं? ये वेज के रिस्पेक्ट में एसेसन आया, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्या हमारे स्टूडेंट तेज हैं? ये कितना हो गया? 2 इधर है और ये 10 इधर है बेटा, और ये एंगल 53, तो ये भी 53। किससे करने का विचार है, कंपोनेंट तोड़ के या वेक्टर वाले मेथड से? 10 का इधर कब क्या आएगा? 10 cos 53 cos 53 6 लिख दिया। जाओ इधर क्या लिख दिया? 8। एकदम सही है, 8 और 8 8 √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू